क्लास में बैठे हैं आप, सर पढ़ा रहे हैं आपको, सर लिखवा रहे हैं, आपने लिखना शुरू किया। जनरली हम ब्लू पेन से सारी बातों को लिखते हैं। आपने लिखना शुरू किया और वो बॉटम स्पेस जो वो खाली छोड़ दिया, नेक्स्ट पेज पे आ गए, फिर दोबारा वही काम किया, नेक्स्ट पेज पे आए, फिर दोबारा वही काम किया। अब आप पहुंच गए घर पर अपने, यानी कि रूम पर पहुंच गए आप। जो पढ़ा है सर ने उसको, आप चाहे तो पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको रेड पेन से लिख लें। इस पेज की समरी क्या है? जब 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या नीट के एग्जाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले उन सभी चैप्टर्स को रिवाइज करना होगा, तब रिवाइज कैसे करोगे? उसके लिए आपको आज से सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। अगर अनसिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ गए तो लास्ट पे पहुंच एकदम हो जाओगे हौच पौच। कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, और लास्ट का जो टाइम आता है वो बात आता है रूमर्स वाला। अफवाहें तरह तरह की फैलती है मार्केट के अंदर। अबे तूने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तेरा कुछ नहीं होगा। अबे तूने वो नहीं किया, तेरा कुछ नहीं हो रहा। अबे तूने वो नहीं, अबे कुछ नहीं होगा तेरा। और तरह तरह की सलाहें मार्केट तोड़ना शुरू हो जाती हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को सलाहें देना शुरू कर देता है। सब जानते हैं इसको मैं गलत सलाह दूंगा, ये तो मेरे लाइन से हटा। एक कदम मैं आगे बढ़ा एक बच्चे से, और नंबर ऑफ सीट्स की लड़ाई है पूरी, कुल मिला के बात ये है। तो हमें आज से सिस्टमेटिक होना पड़ेगा कि जब मुझे 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद जब ये चैप्टर एज अ बैक यूनिट आएगा, तो क्या मैं दोबारा 6 घंटे खर्च करने वाला हूं इसके अंदर में? नहीं, मुझे सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। हो क्या रहा है, हर पेज की समरी बॉटम पर लिखी हुई है, मतलब कि मेरे शॉर्ट नोट्स तैयार हैं। वो की पॉइंट्स मेरे पास हैं, जिन की पॉइंट्स को पढ़कर मैं उस पूरे पेज को बहुत आसानी से रिवाइज कर सकता हूं। अच्छा, घर पर आके जब उस पेज को आप पढ़ रहे हैं, कुछ डाउट अगर क्रिएट होता है, यार ये बात वहां तो समझ में आ गई थी क्लास के अंदर, यहां ये डाउट मेरे को क्रिएट हो गया। डाउट क्रिएट हो तो उसको कहां लिखेंगे अपन? टॉप पर। चाहो तो उसका कलर आप ब्लैक कलर कर लीजिए आप। अब क्या है, डाउट आ तो गया, अब क्लियर कैसे करना उसको? डाउट आया, सबसे पहला काम हम क्लियर कहां करेंगे? अपने फ्रेंड सर्किल में। जब क्लास में आप जाओगे या हॉस्टल पे जो बच्चों को ग्रुप बना हुआ होता है, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, जैसा भी है, सबसे पहले वहां डिस्कस करूंगा। डिस्कशन में अगर उस डाउट का कंक्लूजन निकलता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर तब भी वो डिस्कशन से कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हो, फिर अपने टीचर से पूछिएगा कि सर मुझे डाउट आया, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर ने बता दिया अपने को, और हाथों हाथ उसको अपने सॉल्यूशन साथ लिख लिया। हर पेज की समरी आपके पास है, हर पेज का डाउट विद सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। अदरवाइज 3 महीने बाद क्या होता है, यार एक डाउट आया था यार, क्या था यार, क्या था, याद नहीं आ रहा, मतलब डाउट याद नहीं आ रहा अभी तो हमको। तो बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी समस्याएं कम होती चली जाएंगी। ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको दे रहा हूं बेटा, जरूर फॉलो करना है इसको, ठीक है? नो, आगे बढ़ते हैं। हर एक सब्जेक्ट में आपको 4 रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। 4+1 यानी कि 5 रजिस्टर्स मेंटेन करने। 5वां क्या है बताऊंगा मैं आपको भी। नंबर 1 तो अपना है इसी क्लास नोट्स के लिए। नंबर 2 है मॉड्यूल्स को सॉल्व करने के लिए। यहां भी एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, सब सुनना ध्यान से। मॉड्यूल को सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से एक रजिस्टर के अंदर। आप क्लास में गए, सबने कहा आज होमवर्क ये है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको रफ वर्क नहीं करना है, रफ वर्क करके सॉल्व नहीं करना है कि सिर्फ आंसर तो निकालना है यार, निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है उससे। आपको सिस्टमेटिक तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में सॉल्व करिए आप, हैंडराइटिंग जैसी चलेगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना एकदम सिस्टमेटिक चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश। एक सलाह सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, पहले आपने प्रॉपरली पढ़ा, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मान लेते कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ गया। ये गलती कभी नहीं करनी है कि आंसर की में पेजेस पलटे मॉड्यूल की और आंसर की में आंसर देख लिया। कभी गलती मत करना ये वाली कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा आया है, ऑप्शन नंबर 2 यहां दिया हुआ है, मजा आ गया, वेल डन। बिल्कुल ये काम नहीं करना है। ये हैबिट दिमाग को बिल्कुल नहीं देनी अपने को। अपने को वो हैबिट्स इस दिमाग को प्रोवाइड करनी है जो उस दिन नीट वाले एग्जाम में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमें चाहिए। आपने अगर एक बार गंदी हैबिट दे दी इसको, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर निकालो, ओएम आंसर की में आंसर देखो, मैच किया कि नहीं किया, अगर ये हैबिट दे दी तो एग्जामिनेशन हॉल में कभी अच्छे मार्क्स आ ही नहीं सकते आपके। बहुत अल्टीमेट डिवाइस है, बहुत अल्टीमेट बायोलॉजिकल डिवाइस ईश्वर ने हमें दी है ये। लेकिन जितना ये अल्टीमेट है उतना ही मूर्ख भी है।
आपने एक बार इसको हैबिट दे दी है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, आंसर निकालने के बाद, आंसर की में आंसर देखना है, तो पहुंच जाओ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। जैसे ही सॉल्व करोगे, एक आंसर निकालोगे, दिमाग क्या बोलने वाला है? आंसर देख, आंसर देख। जब तक आप आंसर देख नहीं लोगे, ये कॉन्फिडेंस में आएगा नहीं, और ये कॉन्फिडेंस में अगर आया नहीं तो फिर आगे का पूरा पेपर खराब होने वाला है बेटा। तो करना क्या होगा, हमेशा जो भी होमवर्क मिलेगा पहले एक बार पूरा होमवर्क सॉल्व करेंगे, पूरा होमवर्क सॉल्व करेंगे एक बार। उसके बाद जब होमवर्क सॉल्व हो गया, अब आंसर की से अपने आंसर मैच करवाएंगे, कितने सही कितने गलत। एक मत तो दो काज, एक फायदा और मिलने वाला है इससे आपको। फायदा ये मिलने वाला है, सपोज 20 क्वेश्चन सॉल्व करके 18 एकदम सही कर दिए, 2 सवाल गलत हो गए आपके, मान लेते हैं, तो आपको रजिस्टर में काटने पड़ेंगे, या गलत हो गई क्वेश्चन। ये काटो सिर्फ ऐसा कि पता रहे कि हाँ ये गलत है, एकदम ऐसा मत कर देना कि दिखना नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसे काटो कि दिखता रहे। क्यों दिखता रहे? आपको भविष्य में जब जब वो सवाल देखोगे आपको याद आएगा कि ये गलती मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी है, ये सवाल ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, इस तरह आंसर नहीं आए, कुछ गलती है इसके अंदर। वो गलती क्या है, फिर से रिकॉल होगी अपने को। तो क्वेश्चन को काटने से रजिस्टर खराब नहीं हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा, आपके पास आपकी गलतियां भी मौजूद रहेंगी। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या हो जाएगी? दूसरी बात ये होगी कि 2 सवाल गलत हो गए आपके, आपको मालूम पड़ गया कि आज के लेक्चर में मेरे वीक पॉइंट्स क्या क्या रह गए। 20 में से 18 सवाल कर लिए बेटा आपने, 2 सवाल गलत हो गए आपके, और 2 सवाल जो गलत हुए वो वीकनेस है आज के लेक्चर में आपकी। सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर मेरे इस अंगूठे में दर्द हो यहां पर और मुझे मालिश करके ये दर्द दूर करना है, ऑप्शन नंबर 1 पूरे बॉडी की ढंग से मालिश करूंगा 1 घंटे तक लगातार। ऑप्शन नंबर 2 1 घंटे तक इस अंगूठे के आसपास की बहुत बढ़िया मालिश करूंगा। कौन से ऑप्शन से इस दर्द के दूर होने की संभावना अधिक है, 1 से या 2 से? ऑब्वियसली 2 से। तो ये वही वाला काम हो गया कि वीकनेस तो केवल इन दोनों पॉइंट्स पर थी और कवर कर दिया पूरा चैप्टर। वीकनेस केवल इन 2 पॉइंट्स में थी, कवर कर दिया पूरा चैप्टर अपन ने बेटा। टाइम भी कंज्यूम होगा, एनर्जी भी कंज्यूम होगी, और साथ में वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स तब भी निकलने वाले। अगर लग कर वो 2 सवाल पर, 2 कॉन्सेप्ट्स पर अपनी मेहनत कर लेंगे तो शायद ऐसी उम्मीद है कि इन 2 कॉन्सेप्ट्स पर अपनी बढ़िया पकड़ लेंगे। तो इसलिए हमेशा जो मॉड्यूल वाला रजिस्टर है उसको भी सिस्टमैटिक ही सॉल्व करना। एंड नंबर 3 इज रेसेस के लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। रेसेस आपको चैप्टर खत्म होते जाएंगे, रेसेस मिलती जाएंगी, तो उनको आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है रजिस्टर के अंदर। एंड नंबर 4 रजिस्टर इज फॉर एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी में जो भी सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी पॉइंट्स टू पॉन्डर दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया हुआ है, जो भी अच्छा लग रहा है आपको, वो सारी बातें वहां पर आप सॉल्व करिए, लिखिए, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए इसको आप। नाउ रजिस्टर नंबर 5, उसको मैं नाम दे रहा हूं माय मिस्टेक रजिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर यही रहेगा। जब जब जो गलतियां जहां जहां करो उसको जरूर मेंशन करो। जैसी भी गलती हुई है, स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में पेपर होगा आपका, उस पेपर में आपने जो गलतियां की हैं वो सारी गलतियां उसमें मेंशन करो आप। किस पेपर में हुआ, इस पेपर में मेरा ये सवाल गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, रीजन लिखो। और कसम खा के रखो कि एक बार गलती की है ना, दोबारा गलती नहीं होने दूंगा मैं। अभी सर ने एक बहुत अच्छा सा एक अंतरा सुनाया था, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। बार बार रिपीट नहीं करनी बेटा गलतियां। क्यों वो रजिस्टर बनवा रहा हूं मैं आपसे, इसलिए बनवा रहा हूं कि बार बार पढ़ो अपनी गलतियां कर कहां रहे हैं अपन। तो वो वीडियो है आपके पास, एक वीडियो दिखाता हूं मैं अभी लेटेस्ट इसी ईयर का है। 696 मार्क्स बने इस बच्चे के। माय मिस्टेक्स, अपूर्व सिंह नाम है इस बच्चे का। देखो कोई आवाज नहीं है वीडियो के अंदर, तो मुझे व्हाट्सएप बना के भेजा था। अपनी गलतियों का पुलिंदा बना के रखा हुआ है इसने, कहां कहां गलतियां की हैं, कैसे कैसे गलतियां की हैं, किन सवालों में गलतियां की हैं। इसलिए तो वो पेपर को काट के चिपका लिया इसके अंदर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा करना, लेकिन हाँ आपकी मिस्टेक्स आपके पास होनी चाहिए। कहां किस तरह से कलरफुल पेन्स का यूज किया हुआ है कि हाँ ये बात गलती मैंने कर दी थी, ये ऑप्शन को मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था। एक रेफरेंस के तौर पे दिखा रहा हूं बेटा मैं कि
कि ऐसा एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next is point number 2 is revise daily, बात हुई गई अपनी। And number 3 is remember the formula and theorems। जो भी फॉर्मूला, जो भी थ्योरम आपको पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, लेकिन फाइनल कंक्लूजन्स जो होंगे ना विद कंडीशंस, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और खराब भाषा में कहूं तो रटा हुआ होना चाहिए आपको, टिप्स पे होना चाहिए आपके एकदम। ऐसा नहीं कि आप भूल गए तो डिराइव कर लेंगे, नहीं कर सकते बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और 200 मिनट्स 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को, विद OMR शीट भी भरनी है अपने को उसके अंदर। अभी तो फॉर्मूला नहीं आया, डिराइव कर लेंगे, चलो कर लो डिराइव, 6 मिनट में आपने डिराइव कर भी लिया। अब अगर आपने डेरिवेशन में 6 मिनट खर्च कर दिए, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको 6 सवाल छोड़ने पड़ेंगे अभी आपको, और 6 सवाल छोड़ दिए मतलब 24 मार्क्स तो वैसे पीछे हो गए दुनिया से आप। और समझ रहे हैं, अभी आप रिजल्ट देख रहे होंगे, लास्ट ईयर 715 नंबर वाला बच्चा 19वें रैंक पर भी था आउट ऑफ 720। ये लेवल चल रहा है एक्यूरेसी का बच्चों का आजकल, ये लेवल है। 720 में 3 बच्चे, ओहो इतनी खतरनाक एक्यूरेसी। 180 मिनट 180 सवाल, एक गलत नहीं भाई, इतनी खतरनाक एक्यूरेसी। आपको उस एक्यूरेसी पर काम करना पड़ेगा। और वैसे भी ये एग्जाम है क्या, स्पीड एंड एक्यूरेसी का ही है बेटा। और वैसे डॉक्टर का बेसिक प्रॉपर्टी भी यही होती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। आप मरीज को ये नहीं बोल सकते हो कि यार वो गलती हो गई, तेरा हार्ट के ऑपरेशन, मैं लीवर का ऑपरेशन करूंगा। ये नहीं चलेगी मिस्टेक्स। 100% एक्यूरेसी से काम करना होता है, विद इन टाइम बाउंडेड होकर अपने को वो काम करना पड़ता है। तो इसलिए कंक्लूजन्स याद रखने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ कंक्लूजन याद नहीं करने, विद कंडीशंस आपको वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे विद कंडीशंस। वो मैंने कहा ना बॉटम पर समरी, वो बहुत कमाल की चीज है, उसको अप्लाई करके देखना, मजा आ जाएगा। मजा 1 दिन 2 दिन में नहीं आने वाला है, वो जब 4 महीने बाद दोबारा पढ़ोगे ना, करो यार ये चीज थी, तब अच्छा लगेगा बेटा आपको, ठीक है। चलिए, जब आपको मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, अच्छा आप ये बताओ, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट की है सिर्फ इसलिए कि मैथमेटिक्स से डर लगता है? हाथ खड़े करो ईमानदारी से। तो आपके लिए दुख भरी खबर ये है कि पीछा तो नहीं छूटने वाला। आपके लिए होमवर्क है आज का ये, कल जब क्लास में आए तो 20 तक का टेबल, 20 तक के अंडर रूट्स और 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए आपको, कंठस्थ याद होने चाहिए आपको। मैंने अभी कहा ना ये एग्जाम किसका है, स्पीड एंड एक्यूरेसी का। और एक सेंटेंस बोलता हूं, all competitive exam, all competitive exams are game of pulse, nabz, are game of pulse only। लास्ट में ओनली वर्ड और लगा दिया है मैंने। नॉलेज इतना बड़ा गेम नहीं होता बेटा इनके अंदर। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हो तो अपनी नब्ज पर कितना बढ़िया नियंत्रण रखा हुआ आपने, इस चीज की चेकिंग होती है। स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी। जो क्लास में पढ़ाएंगे सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम तो सबको पढ़ाएंगे, सब बच्चे पढ़ेंगे भी सही, लेकिन कौन कितनी एक्यूरेसी से पढ़ रहा है, कितनी स्पीड को मेंटेन किए हुए है, कितना बढ़िया अपनी नब्ज पर नियंत्रण रखे हुए बच्चे ने, ये सब बातें फिर जिम्मेदार होगी कि किसकी रैंक क्या आती, किसके मार्क्स कितने आते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। तो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस फास्ट करनी ही पड़ेगी। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको ये जो चीजें मैं बता रहा हूं वो याद करनी ही पड़ेगी। 20 तक का टेबल, 20 तक के अंडर रूट्स और 20 तक के स्क्वायर्स। क्या कल तक ही होमवर्क हो जाएगा? क्योंकि यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्लीट डेली होमवर्क। आपको होमवर्क करना ही है रोज का रोज, कभी पेंडिंग मत छोड़ना, एक दिन भी अपना होमवर्क पेंडिंग मत रखना। आज मिला है, आज निपटाना ही निपटाना है इसको। 24 आवर्स के अंदर वो होमवर्क पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपको पेंडिंग छोड़ने की हैबिट पड़ गई, बहुत खराब है ये। अल्टीमेट तो है लेकिन उतना मूर्ख भी है। एक बार आपने इसको हैबिट दे दी कि होमवर्क नहीं करने से भी काम हो जाता है, बस फिर देखो तुम कमाल, इतना बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाएगा पेंडिंग्स का कि फिर वो निपटने में कभी नहीं आएगा बेटा। इसलिए अपने दिमाग को आलसी मत बना लेना, इसको फोर्सली मेहनत करने की प्रवृत्ति डाल देना इसके अंदर।
वो प्रवृत्ति फोर्सली ही डाली जाती है, अपने आप नहीं आएगी। ध्यान रखना इस बात को। यस, रिव्यू द प्रॉब्लम्स, डिस्कस इन द क्लास, बात हो चुकी है इस बारे में अपनी। गिव एटलीस्ट वन सेटिंग ऑफ 200 मिनट्स वीकली, रोज तो नहीं लेकिन हाँ हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा रखिएगा। स्पेशली मेरा ओपिनियन है कि संडे को आप फ्री रहेंगे, ये तो टेस्ट होगा फिर फ्री रहेंगे आप, तो संडे वाले दिन एटलीस्ट ऐसा करिएगा कि 3 घंटे 20 मिनट यानी 200 मिनट्स की एक सिंगल सेटिंग जरूर दीजिएगा। रीजन फिर दोबारा वही है, इसको हैबिचुअल बनाना है कि 3 घंटे 20 मिनट तक, मतलब कि 200 मिनट्स तक लगातार एक्टिवेटेड फॉर्म में बना रहेगी। मैंने कंसंट्रेशन वर्ड का यूज नहीं किया है, कि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि मैक्सिमम 45 मिनट्स तक ही कंसंट्रेशन बना सकते हैं, उसके बाद फ्लक्चुएशन जरूर आएगा। मैं बात कर रहा हूं दिमाग को एक्टिवेट करने की। 3 घंटे 20 मिनट तक वो लगातार एक्टिवेटेड फॉर्म में रहे, ये प्रैक्टिस करवानी है हमें अपने दिमाग को। तो वीक में रोज हम एक बार वीक में करते जाएंगे। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर रोज प्रैक्टिस करेंगे इस बात की अपन, ठीक है। नाउ एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन चैलेंजेस एंड अट्रैक्शंस। हर सब्जेक्ट के अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपने अपने अट्रैक्शंस हैं। ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताइएगा कितने बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, जो फिजिक्स टफ लगती है या फिजिक्स उनकी वीक है, जैसा भी है। ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। लगभग सबने हाथ खड़े कर दिए। यस, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ये हाथ थोड़े बहुत कम हो गए। देखो बेटा, एक सिंपल सी कहावत है कि एक ही डंडे से सबको नहीं हाँकना चाहिए। फिलहाल हम काम वही कर रहे हैं, एक ही तरीके से तीनों सब्जेक्ट्स को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तीनों सब्जेक्ट्स का अपना अपना नेचर अलग अलग है। फिजिक्स का अपना नेचर है, केमिस्ट्री का अपना नेचर है और बायोलॉजी का अपना नेचर है। बायोलॉजी वाले नेचर से आपने फिजिक्स अगर पढ़ ली, कभी ग्रिप में नहीं आएगी। और मेरे ख्याल से वही एक रीजन है, जितने सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए फिजिक्स वीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही रीजन है कि बायोलॉजी वाले नेचर से फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करते हो बेटा आप लोग। क्या है नेचर बायोलॉजी का? रट लो, है ना, ये नेचर है। ये नेचर नहीं है बेटा उसका, ये भी मतलब इसमें भी गलती कर रहे हो अभी तो आप। अच्छे शब्दों में कहूं, रट लो नहीं, फिजिक्स को समझ के याद करना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है, समझ के याद करना पड़ता है। बहुत डिफरेंस है रटने में और याद करने में। बायोलॉजी को समझ के याद करना होता है, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट भी अगर लगा दिया आपने फिजिक्स में, तब भी पकड़ में नहीं आ रही। फिजिक्स पकड़ में कब आती है? जब फिजिक्स का एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्लास के अंदर जाकर, उसके बाद कागज और पेन, मतलब जितने न्यूमेरिकल्स 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 जहां मिले जैसा मिले न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाओ, तब आती फिजिक्स पकड़ में, तब आती फिजिक्स पकड़ में। ऐसे नहीं होगी साहब लगे पड़े हैं बायोलॉजी की तरह अपन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में, और कोशिश कर रहे हैं कि आप फिजिक्स ग्रिप में आ जाएगी, इससे कभी नहीं आ रही। और इवन तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों का नेचर अलग अलग है, और इन तीनों के कई चैप्टर्स बीच बीच में ऐसे आते हैं जिनके नेचर भी अलग अलग है। तो क्लासेस में टीचर्स आपको बताएंगे किस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसको 100% फॉलो करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों? नो, सारी बातें बाकी आपसे हो गई है। मैंने अभी 7 पॉइंट्स बता दी हैं कि थ्रू आउट द सेशन आपको पढ़ना कैसे है। कुछ टिप्स मैंने आपको दिए यहाँ पर, जब आगे और सेशंस होंगे तो वहां पर और इस तरह की बातें करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। मैंने सेंटेंस कहा था ना, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर गेम ऑफ पल्स ओनली। तो किस तरह से नियंत्रण करना होता है अपने नब्ज पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ये सब बातें हम और भी डिस्कस करेंगे अगले सेशंस के अंदर। लेकिन फिलहाल आपसे मोबाइल की बात भी हो चुकी है। इस मोबाइल को आप जितना हो सके उतना दूर रखिएगा बेटा अपने से। सिर्फ LL+ पर जो इन्फॉर्मेशन मिले या पेपर देना होगा बर्न टेस्ट आपको उसके ऊपर, तो केवल उन्हीं का आप यूज करिएगा, बाकी इस मोबाइल का ज्यादा यूज मत करिएगा। और हो सके आज और अभी अगर हो सके तो जितने भी वो अनयूजफुल जो एप्स मोबाइल में रखे हुए हैं या सोशल प्लेटफॉर्म्स के जो रखे हैं वो डिलीट कर दीजिए, अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए उनको। कर दो एक बार, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं रह पाओ उनके बिना तो कल फिर दोबारा अपलोड कर लेना बेटा उनको। एक बार कोशिश तो करो, एक बार ट्राई तो करो। करते चलो, एक बार करते हैं ना।
एक बार ट्राई तो मारो, यस, क्या पता हो ही जाए, फिर कल तक लग जाए कि नहीं मैं तो जी नहीं पाऊंगा, कर लेना अपना दोबारा उसको ना, एक बार ट्राई तो करो, है ना, करना चाहिए, मेरे ख्याल से वो ट्राई जरूर करना चाहिए। और एक बात और लास्ट में बच्चों आपसे कहना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, रोज रेगुलर फॉर्म में 5 मिनट खुद से बात करना, खुद से सेल्फ 5 मिनट निकालना कहीं ना कहीं समय, और खुद से रोज ईमानदारी के साथ बिना झूठ बोले अपने से वो बात जरूर करिएगा रोज। और अगर हो सके ऐसे मैं क्लासेस में जब पढ़ाता हूं तो फिर बच्चों को सलाह देता हूं कि जो बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं वो राइट हैंड में, और जो बच्चे लेफ्टी हैं वो लेफ्ट हैंड में, इस इंडेक्स फिंगर में यहां पे एक छोटा धागा बांध लेना, छोटा धागा बांध लेना है, ऐसा कस के मत बांधना कि खून रुक जाए, सिंपल एक धागा बांधना बस, और धागा बांध लेना बस। आप टोटका नहीं बता रहा हूं ये जब आप कुछ लिखोगे, पेन पकड़ोगे, धागा दिखेगा आपको याद आता रहेगा मैं कोटा में क्यों हूं, आपको याद आता रहेगा मैं कोटा में क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं मैं यहां पर, ठीक है। दूसरी बात 5 मिनट खुद से बात करनी, और दूसरी बात अपने पेरेंट्स से रेगुलर फॉर्म में बात करनी है, बिना किसी झूठ के, बिना किसी झूठ के। डर लगता है ना कि डांटेंगे अपने पापा या मम्मी, कोई बात नहीं बेटा, आपकी भलाई के लिए डांट रहे हो आपको। जब पापा की डांट मिले ना या मम्मी की डांट मिले तो बोला करो यस हाउ लकी आई एम यार, पापा ने डांट दिया। हर किसी को कहाँ डांट मिलती है, हर किसी को कहाँ डांट मिलती है भाई, हम लकी है कि हमारे पापा हमें डांट रहे हैं, हमारी मम्मी हमें डांट रही है, लकी बेटा। इस पूरे जीवन काल में जितने आप बरस जियोगे इस धरती पर, इस पूरे जीवन काल में एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपका तिल बराबर भी बुरा नहीं सोच पाएगा, सोच करना तो बहुत दूर की बात है, सोच पाएगा, वो है आपके पेरेंट्स। ऐसे व्यक्तित्व की डांट से क्या डरना यार, ऐसे व्यक्तित्व की डांट से क्या डरना, वो डांट रहे तो अपने अच्छे के लिए डांट रहे, अपने भले के लिए डांट रहे। 9th क्लास में मेरे पापा ट्यूशन पढ़ाने के, मैं पढ़ता नहीं था, तो ट्यूशन पढ़ाने के सर के पास ले गए, पापा बोलते हैं मार्ट साहब से, मार्ट साहब बोलते हैं पापा टीचर्स को, मार्ट साहब चपड़ी चपड़ी आपकी हड्डी हमारी। और मार्ट साहब ने खूब सदुपयोग किया सेंटेंस का, खूब उधड़ा मेरे को। तो पापा बोल के आए तो शिकायत ही नहीं कर सकती कि सर डांट रहे, सर मार रहे। अब तो खैर वो स्थितियां खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी अगर पेरेंट्स हमें डांट रहे बेटा, तो आपसे लकीएस्ट पर्सन कोई नहीं है धरती पर, इस बात को समझो। उनकी डांट से डरना मत, उस डांट को फेस करो, उसको पॉजिटिव वे में लो। पापा डांटा यार, आप लोग को ये काम नहीं करना है, और फिर भी आपको डांट से डर लग रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं यार आपको डांट खाने में काम करनी क्यों, तो सुनो एक काम, इस एडोलेंस एज में, इस नाजुक उम्र में हम समझ नहीं पाते कई बार कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है सही है, नहीं समझ पाते बेटा, इतनी समझ नहीं होती है। सर ने कहा था ना, समझ समय है, समय है समझ, इस उम्र में शायद इतनी समझ नहीं होती है। तो एक काम करना, फिर जब कभी उलझ जाओ कि ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक काम करना, खुद से स्वयं से एक सवाल करना कि क्या ये बात मैं अपने पेरेंट्स को, पापा को, मम्मी को बता पाऊंगा। अगर दिमाग कह दे कि नहीं बता पाऊंगा, तो बेटा वो काम गलत है, गलत है, गलत है, वो काम नहीं करना, कोटा में रह के अपने। वही अगर दिमाग कहते कि नहीं ये बात मैं अपने पापा को बता सकता हूं, मम्मी को बता सकता हूं, तो बिंदास कर लेना वो काम, 100% वो काम सही होगा बेटा। अब इतनी तो उम्र हो गई है, समझदार हो गए हो कि जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ गए आप सब, है ना बेटा। तो जो काम अपने पेरेंट्स से आप शेयर कर सकते हो वो काम सही है, और जो शेयर नहीं कर सकते वो काम फिलहाल इस उम्र में गलत है, नहीं करना आप लोगों को वो काम, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये सेशन आज यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातों का आप 100% जरूर फॉलो करोगे और एक अच्छा रिजल्ट लेके यहाँ से जरूर जाओगे। एक बात और लास्ट में, डिसिप्लिन। अचीवर फेज के बच्चे हो, महीने 2 महीने बाद दोस्त बोलता है ले चल यार चलते हैं बाहर घूम के आते, चल चल चल, आखिरी क्लास छोड़ दे,
पहली क्लास, अरे थोड़ा लेट चलेंगे यार। तो बेटा ये सब हरकतें मत करना, रेगुलर फॉर्म में, ज्यादा घमंड में मत आ जाना, अरे ये तो मुझे आता है, ये क्या पढ़ाएंगे मुझको। अरे बेटा हमसे 22 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इतना तो एक्सपीरियंस हमें हो गया है, बच्चे की शक्ल देख के पहचान लेते कि क्या करने वाला आगे भी। तो बड़ा घमंड, अरे सर ये चैप्टर सर मैं पढ़ाऊं सर, आपको आ जाओ। ऐसा घमंड बच्चे पा लेते कई बार। हाँ सही है, ऐसा पा लेते बच्चे कई बार। तो बेटा वो अपनी लिमिटेशंस में रहो, अपने डिसिप्लिन में रहो, और डिसिप्लिन को मेंटेन रखो थ्रू आउट द सेशन। मैं गारंटी दे रहा हूं, डॉक्टर बनोगे नहीं बनोगे, मैं तो ये तो नहीं आपको गारंटी दे सकता हूं बेटा, लेकिन हाँ ये गारंटी दे सकता हूं कि जीवन में सक्सेसफुल जरूर बन जाओ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो नहीं हो पाए सिलेक्ट, एमबीबीएस नहीं कर पाए, नहीं हो पाए सिलेक्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे। लेकिन आज कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है, कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर है, बहुत सारे स्टूडेंट है बेटा ऐसे। तो लाइफ में सक्सेसफुल मेहनत करना सीख जाओगे यहां पर आप। अब मेहनत की दिशा अगर उचित हुई तो डॉक्टर ही बन जाओगे, पक्की बात है। चलिए बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे बातें करते रहेंगे।